ना बच्चे, लास्ट क्लास में आपने एक टॉपिक शुरू किया था जो इनकम टैक्स का था। वो टॉपिक था एक सेकेंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये टॉपिक आपने स्टार्ट किया था। पहले मैं आप लोगों को लास्ट क्लास जितना रिवीजन करा दूं। सबसे पहले आपने कहा था आपके पास, मैंने आपको समझाया था, दो मकान है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब हम खुद इसमें रहते हैं, हम इसमें खुद रहते हैं। और लेट आउट का मतलब होता है हमने रेंट पर दिया है। यही समझाया था मैंने आपको। कहता है इनकम आपको यहां से आ रही है, लेट आउट वाले पोर्शन से आपको इनकम मिल रही है। अब अगर ये इनकम मिल रही है तो इस इनकम के ऊपर टैक्स भी लगना था। पहले मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं फर्स्ट क्लास की। टैक्सेबल, इस इनकम पे टैक्स भी लगेगा। टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ये टैक्सेबल भी होगा। नाउ बच्चे, जनरली अगर हम बात करें, जनरली अगर हम बात करते हैं, फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, कि फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसमें से माइनस होता है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, जो ओनर ने पे किए हैं। जो किसने पे किए हैं? ओनर ने। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड होते हैं जो ओनर ने पे किए। ये माइनस करके आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू। याद होगा आपको, नेट एनुअल वैल्यू। रिवीजन करा रहा हूं 10 मिनट के अंदर अंदर। नेट एनुअल वैल्यू। अब इसमें से माइनस होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनएवी। 30% ऑफ एनएवी, जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो माइनस हो जाती है। फिर इसमें से माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या माइनस होता है बच्चे? इंटरेस्ट ऑन लोन। ये सब चीजें माइनस करने के बाद लास्ट में आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपने ये चीजें लास्ट क्लास में यानी कि पहली क्लास में सीखी हुई थी। आपने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था। मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर आपको आगे डिस्कस किया था। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपके साथ आगे जो डिस्कस किया था वो ये कि बेटा जीएवी कैसे निकलती है। हमने डिस्कस किया था हाउ वी कैलकुलेट जीएवी। अब जीएवी का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे बनता है जीएवी? तो लो सर, आपको फॉर्मेट भी सिखाते हैं, एक बार ओवरव्यू दोबारा देते हैं। सबसे पहले ना, पहले हाउ वी कैलकुलेट जीएवी तो मैंने आपको केसेस के साथ कराया था। केस नंबर 1 जो था वो बड़ा सिंपल केस था। आप एक बार केस नंबर 1 को देखेंगे दोबारा। केस नंबर 1, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर मतलब हाउस प्रॉपर्टी अगर पूरा साल किराए पर है, मान लो आपने अप्रैल 1 से 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक लेट आउट किया हुआ था। क्या किया हुआ था बच्चे? लेट आउट। अब ये पूरा साल रेंट पर है। आप देखो, पूरा साल ये क्या है? रेंट पर। तो इस केस में जीएवी कैसी आएगी? तो मैंने आपको क्या सिखाया था? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो हायर है वो लेते हैं। इस हायर वैल्यू को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं। जो लोअर होता है उसे हम ईआर कहते हैं। ईआर का मतलब क्या सिखाया था? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या सिखाया था बच्चे? एक्सपेक्टेड रेंट। इस एक्सपेक्टेड रेंट को हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं। जो भी हायर होता है उस हायर वैल्यू को हम जीएवी कहते हैं। हम क्या कहते हैं बच्चे?
जीएवी, यही सिखाया था, याद कर लो। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, हायर वैल्यू को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, जो छोटा होता है उसे हम एक्सपेक्टेड रेंट लेकर चलते हैं, और एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर किया जाता है, और जो हायर होता है, जो क्या होता है बच्चे, हायर, उसको हम जीएवी कहते हैं, हायर वैल्यू। ये केस 1 था। फिर इसके बाद मैंने आपको केस नंबर 4 कराया था, सॉरी 4 कह रहा हूं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 था हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर, house property let out part of the year and vacant for part of the year, मतलब हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर एंड वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। इसमें मैंने आपको एग्जांपल लिया था, मान लो एक हाउस प्रॉपर्टी 10 महीने के लिए लेट आउट है और 2 महीने वो वेकेंट हो जाती है, 2 महीने वो क्या हो जाती है, वेकेंट। तो क्या किया था, जीएवी कैसे कैलकुलेट करी थी, एमवी और एफआरवी, एफआरवी विच एवर इज हायर, इस हायर वैल्यू को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया था, विच एवर इज लोअर, इसका क्या नाम था, एक्सपेक्टेड रेंट। इस एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर किया था, एक्चुअल रेंट। अब रुक जाओ, ये वैल्यू पूरे साल की थी, मान लो ये 1,10,000 ये दी हुई है, 1,20,000 कितनी दी हुई है बच्चे, 1,20,000। एक बार दोबारा शो कर देता हूं, ये आपको 1,20,000 दी हुई है, 1,20,000, और एक्चुअल रेंट आपको दिया हुआ है 11,000 इंटू 10 महीने का, तो कितना आ गया, 1,10,000। अब आप खुद दिमाग लगाओ, 1,20,000 पूरे साल की है, 1,10,000 जो है ये 10 महीने की है। अब मैंने आपको ये किस्सा सुनाया था, याद करो, 2 केसेस होते हैं इसके अंदर। 2 केसेस क्या थे, अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है और अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। ये किस्सा सिखाया था। नाउ एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, कितना कम है ये देखने वाली बात है। सर एक था ड्यू टू वैकेंसी, एक तो रीजन था ड्यू टू वैकेंसी, क्या वैकेंसी की वजह से कम है, और एक था अदर रीजन, क्या था बच्चे, अदर रीजन। कैसे किया था हमने, याद करो, चेक किया था, टू चेक, अपने मन से क्वेश्चन, काश किराएदार पूरे 12 महीने रह लेता तो उसका क्या जाता, मुझे रेंट मिल जाता। तो 11,000 इंटू 12 कितना आता है, 1,32,000। अब दिमाग लगाओ सारे, 1,32,000 पे जवाब आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चे, 1,32,000। ये 1,32,000 एक्सपेक्टेड से ज्यादा है। इस 1,32,000 को, इस 1,32,000 को एक्सपेक्टेड से चेक करो, ज्यादा है या नहीं, हाँ जी ज्यादा है या नहीं, ज्यादा है या नहीं, ज्यादा है। ये 1,32,000 एक्सपेक्टेड रेंट से आगे निकल जाता है। इसका मतलब पीछे रहने का कारण क्या है, ड्यू टू वैकेंसी, क्योंकि अगर 12 महीने से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आगे निकल रहे हैं। तो जब भी रीजन ड्यू टू वैकेंसी होगा तो इन दोनों में से फाइनल आंसर किसको लेना है, इन दोनों में से फाइनल आंसर किसको लेना है, एक्चुअल रेंट को। अच्छा चलो अब एक और केस, सेकंड केस यहां पे कर रहा हूं, मान लो ये 8,000 इंटू 10 होता तो यहाँ कितना आ जाता, 80,000। ये सेकंड केस है, सेकंड केस, अभी भी ये पीछे है, चेक करेंगे। काश 8,000 इंटू 12 महीने, 12 महीने रह गए, अरे भाई तब 96 होता। क्या तब भी आप एक्सपेक्टेड से आगे निकले, एक ये रहा एक ये रहा, क्या आप एक्सपेक्टेड से आगे निकले, नहीं। तो कारण अदर रीजन है, क्या है, अदर रीजन। तो जब भी कारण अदर रीजन होगा तो जीएवी क्या होगी, दोनों में से एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 1,20,000। लेकिन जितने महीने वेकेंट पड़ा रहा, एक्चुअल रेंट ऑफ वेकेंट पीरियड, वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। रीजन क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि, इसलिए माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 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 सही मायने में देखा जाए वेकेंट सिर्फ कितने महीने था, सॉरी लेट आउट सिर्फ कितने महीने था, सही बात है 10 महीने।
तो हमें 10 महीने का रेंट, क्योंकि ईआर जो है वो 12 महीने का है और हमें 10 महीने रहा है किराएदार तो 10 महीने कैसे प्रूव करें? 12 में से 2 महीने हमने हटा दिए, तो ये आपका जीएवी आ गया। फिर हमने किया था केस नंबर 3। नाउ केस नंबर 3 जो था वो था हाउस प्रॉपर्टी let out part of the year and self occupied part of the year. हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट ऑफ द ईयर, यही था। अब इसमें हमने एग्जांपल लिया, लेट आउट मान लो 10 महीने हैं और सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया 2 महीने, तो जीएवी कैसे आएगा? एमबी और एफआरबी विच एवर इज हायर, इस हायर वैल्यू को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर कीजिएगा, जो लोअर होगा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। इस एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से कंपेयर कीजिएगा। अब ये एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का है और ये एक्चुअल रेंट जो है वो 10 महीने का है, बट केस सेल्फ ऑक्यूपाइड का है। किसका है बच्चे? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें हम हायर वैल्यू सीधा सीधा इसको क्या कह सकती हैं? जीएवी। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना है इस केस में, इफ एफआरवी इज नॉट गिवन, अगर एफआरवी नहीं दिया हम आगे नहीं बढ़ सकते। देन फर्स्ट कैलकुलेट, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा, देन फर्स्ट कैलकुलेट एफआरबी। एफआरबी कैसे निकलेगा? जो तुम्हारा एक्चुअल रेंट है उसको 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा एफआरबी आ जाएगा और उस एफआरबी को आप यहाँ पे पुट कर देना। तो इसका मतलब अगर केस लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड का है, अगर केस किसका है बच्चे? लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो आप पहले एफआरबी को क्या करो? कैलकुलेट करो। अगर नहीं दी हुई तो, अगर दे रखी है तो कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है। फिर मैंने आपको किया था, डिस्कस किया था केस नंबर 6, सॉरी केस नंबर 4। केस नंबर 4, हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरा साल सेल्फ ऑक्यूपाइड रही, 12 के 12 महीने वो प्रॉपर्टी क्या रही? सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब इस केस में जीएवी कैसे आएगी? कहते हैं जो प्रॉपर्टी में हम खुद रह रहे थे, तो जीएवी इन दिस केस शैल बी निल। जीएवी जो है वो निल आकी जाएगी। क्यों निल? क्यों? क्योंकि हमने जब लेट आउट ही नहीं किया, हमने जब किराए पर ही नहीं दिया, तो हम किस बात की इनकम कमाएं? तो इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल है, इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। सर जब हम खुद रह रहे हैं तो किस बात की डिडक्शन? कोई डिडक्शन नहीं। तो यहां भी निल, तो नेट एनुअल वैल्यू भी क्या आ गई? निल। इसमें से माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनएवी, ये भी निल, क्योंकि जब एनएवी ही नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अगर बैंक को जा रहा है तो वो तो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या आ गया?
इनकम तो आई नहीं, उल्टा लॉस हो गया, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम, तो इस केस में हमेशा लॉस निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चे? लॉस। ये आपको मैंने फर्स्ट क्लास में काम कराया था, याद कर लो, हमने फर्स्ट क्लास में काम किया था। एक केस हमने और किया था, केस assessee has more than one house treated as self occupied both of them। कहते हैं असेसी के पास दो मकान है, एक हाउस 1 एक हाउस 2। अब वो कहता है कि भाई ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब ऐसे में गवर्नमेंट कहती है कि जब दो मकानों की बात हो, हम दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं कह सकते। एज पर गवर्नमेंट रूल, एज पर रूल, दोनों मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं हो सकते। किसी एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, दूसरा डीम्ड टू बी लेट आउट होगा। कैसे? किसी एक को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, जो दूसरा है वो डीम्ड टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, डीम्ड टू बी लेट आउट होगा। डीम्ड टू बी क्या होगा? लेट आउट। मतलब किसी एक को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, लेकिन दूसरे को डीम्ड टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा। तो ये तरीका कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे किया जाए? आप स्टेप 1 करें, टेकिंग both the houses as self occupied। मतलब पहले आप ट्रीट करें दोनों हाउसेस अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होते तो क्या होता? तो जीएवी तो नील होती। सब कुछ करने के बाद जीएवी निकाला, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस किए, एनएवी आ गया, उसमें से क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, सब कुछ करने के बाद अब आपको पता है अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं दोनों मकान, अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड लेके चल रहे हो, दोनों मकानों को अगर आप क्या लेके चल रहे हो? सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो लॉस ही आएगा, क्योंकि इनकम तो कोई है ही नहीं और इंटरेस्ट की वजह से लॉस आ सकता है। मान लो एक इमेजिनरी फिगर है, 10,000 लॉस यहाँ पे आ रहा है और 12,000 लॉस यहाँ पे आ रहा है। तो पहले केस में 10,000 का लॉस, दूसरे केस में 12,000 का लॉस। अब हम स्टेप 2 लगाते हैं। अब दोनों मकानों को टेकिंग both the houses as deemed to be let out, दोनों मकानों को deemed to be let out लेके देखो, डीएलओ और डीएलओ। अब इस केस में आप पूरा सॉल्व करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, जीएवी निकलेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा? म्युनिसिपल वैल्यू। अब ये पूरा साल किराए पर है ऐसे मान के चल रहे हो, ऐसा हालांकि किराए पर है नहीं, लेकिन हम फिर भी मान रहे हैं कि अगर ये किराए पर होते तो क्या होता। तो चलो देखो, पूरा साल अगर ये किराए पर होते तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर लेते, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर लेते। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते, जो लोअर होता वो एक्सपेक्टेड रेंट होता, उस एक्सपेक्टेड रेंट को हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते। एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करते हैं? एक्चुअल रेंट से, एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते, उस एक्सपेक्टेड रेंट को हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते। नाउ एक्चुअल रेंट है ही नहीं, एक्सपेक्टेड रेंट को जीएवी मानना पड़ता, क्योंकि एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल में तो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक में आप रह रहे हो, एक में आपका ब्रदर रह रहा है, एक्चुअल में तो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो पॉइंट इज दैट कि हमें एक्सपेक्टेड रेंट को जीएवी मानना पड़ता, फिर हम म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करते, एनएवी आता, वो सारा काम करके मान लो लास्ट में आपके पास इनकम आ गई। इस केस में 60,000 इनकम आई है और इस केस में 78,000 इनकम आई है।
अब स्टेप 3 लगाओ। स्टेप 3 कॉम्बिनेशन। अब आप कॉम्बिनेशन बनाते हो। क्या बनाते हो बच्चे? कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? ये क्रॉस ऐसे, ये अगर आप हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड लेते हो तो हाउस 2 को क्या लेना पड़ेगा? डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट। हाउस, तो आंसर देखो, इसमें 10,000 लॉस था और इसमें 70,000 का गेन था, तो अल्टीमेटली कितना आ गया? 60,000 का गेन। अब कॉम्बिनेशन 2 क्या है? हाउस नंबर 1 को डीएलओ ले लो, ऐसे बना लो, और हाउस नंबर 2 ले लो सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो आंसर क्या था? इसमें 60,000 गेन था और 12,000 लॉस था, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया 48,000। कौन सा एक्सेप्ट करते हो? सर जिसमें इनकम कम है इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि टैक्स कम देना पड़ेगा ना। ज्यादा वाला क्यों लेते हो? इसमें इनकम, जिसमें इनकम, जिस कॉम्बिनेशन में इनकम कम होगी, जिस कॉम्बिनेशन से इनकम कम आएगी वो एक्सेप्टेड होगा। तो हम गवर्नमेंट को क्या ओपिनियन देते हैं कि गवर्नमेंट साहब एज पर रूल हम हाउस नंबर 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं और एज पर रूल हाउस नंबर 1 को हम डीम टू बी लेट आउट मानने को तैयार हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था किसी एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते हो, किसी एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते हो, दूसरे को आपको क्या मानना पड़ेगा? डीम टू बी लेट आउट। तो हमने हाउस नंबर 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड लिया है और हाउस नंबर 1 को डीम टू बी लेट आउट कर दिया। ये कॉम्बिनेशन ध्यान से समझ लेना, ध्यान से। नाउ बच्चे, अगर हम बात करें, एक बार आप देखो जरा स्टार्टिंग से, जहां से फॉर्मेट था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपने पूरे तरीके से कंसीडर कर लिया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपने पूरे तरीके से कंसीडर कर लिया। अब इसके अंदर कुछ भी पेंडिंग नहीं है, मतलब इसके सारे केसेस आपने सक्सेसफुली क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आज की क्लास में, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। कौन से टैक्सेस? म्युनिसिपल टैक्सेस। आज मैं आपको म्युनिसिपल टैक्सेस, स्टैंडर्ड डिडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करूंगा। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। आ जाओ सर। सारा रिवाइज करा दिया जितना अभी तक हमने किया था। नाउ आज का टॉपिक म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस के दो पार्ट कर लो, एक है पेड और एक है ड्यू। सर ड्यू के ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलती। अगर म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू हैं तो हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन अगर पेड है तो पेड के ऊपर दो बातें होंगी, या तो बाय ओनर या बाय टेनेंट। अगर टेनेंट ने पे किया, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट है, तो कोई डिडक्शन नहीं, क्योंकि किराएदार ने पे किए, इसमें ओनर को क्यों बेनिफिट दें। लेकिन अगर पेड बाय ओनर है तो डिडक्शन अलाउड है, तो आपको डिडक्शन अलाउड। अब मेन वर्ड है पेड। मेन वर्ड क्या है? पे। तो अब नोट देखो सर, नोट के लिए राइटिंग चेंज, कलर चेंज करते हैं। अब इधर देखो, पेड में वर्ड पेड इंक्लूड पास्ट ईयर, कॉमा करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर। मतलब अगर पेड वर्ड की बात हो रही है तो इसमें पास्ट ईयर भी काउंट है, करंट ईयर भी काउंट है, फ्यूचर ईयर भी काउंट है। एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैं ये जो बंदा है, ये जो मैंने बंदा बनाया है, देखो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है, ये ओनर है, ये इसका हाउस प्रॉपर्टी है, ये इसका छोटा सा हाउस है, ये इसका क्या है? हाउस। ये हाउस लेट आउट है, ये हाउस क्या है बच्चे? लेट आउट। अब इस हाउस के ऊपर
इसने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए हुए हैं। अब म्युनिसिपल टैक्सेस कितने पे किए हैं? एक तो 2017 का, 2018 का और 2019 का। अब मैं 10,000, इसके 10,000, इसके भी 10,000 और इसके भी 10,000, टोटल 30,000 पे किए इन ईयर 2018-19। अब 17-18 के 10,000, अब ये सारा कुछ 2018-19 में पे हुआ है। अब 18-19 के सिर्फ कितने? अब आप देखो 18-19 के कितने हैं? 10,000 है। तो बच्चा कहता है 10,000 की डिडक्शन मिलेगी। नहीं, 18-19 में उसने 2017 के भी पे किए, 2017 वाले भी पे किए, 18-19 में 18-19 के भी पे हुए और आने वाले ईयर के भी उसने आज ही पे कर दिए। इसका मतलब जो टोटल डिडक्शन मिलेगी, जो टोटल डिडक्शन मिलेगी वो कितने की मिलेगी? 30,000 रुपए की। कितने की मिलेगी बच्चे? 30,000 रुपए की। टोटल डिडक्शन उसको 30,000 की ही मिलेगी। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर होने चाहिए, पेड बाय ओनर, तो डिडक्शन अलाउड है। तो डिडक्शन क्या है? अलाउड, बिल्कुल अलाउड है। लेकिन अगर टेनेंट पे करेगा तो कोई डिडक्शन नहीं, अगर ड्यू है कोई डिडक्शन नहीं, पे होने चाहिए। अब पेड इस ईयर में जितने भी होंगे, इस ईयर में कमिंग, जिस ईयर का आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, ध्यान से सुनो, जिस ईयर का आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, जिस ईयर का आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, उस ईयर में जितने भी म्युनिसिपल टैक्सेस आपने पे किए होंगे, जितने भी, वो सारे, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट ईयर से, चाहे वो फ्यूचर ईयर से, वो उन सबकी डिडक्शन मिलेगी। उन सबकी क्या मिलेगी? डिडक्शन। बस वो ओनर द्वारा पे होने चाहिए। किसके द्वारा बच्चे? ओनर द्वारा। तो ये कॉन्सेप्ट था म्युनिसिपल टैक्सेस को लेके। किसको लेके बच्चे? म्युनिसिपल टैक्सेस को लेके। एक बार नोट डाउन ध्यान से कर लेना ना। एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये वाली स्टार्ट किया था फॉर्मेट के साथ, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी आपने देख लिया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी आपने देख लिया। अब आपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू के साथ साथ म्युनिसिपल टैक्सेस का भी काम कर लिया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का भी काम कर लिया। अब दोनों को माइनस करके नेट एनुअल वैल्यू आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चे? नेट एनुअल वैल्यू। अब इसका तो कोई थ्योरी है नहीं। नेक्स्ट थ्योरी का पार्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन पे क्या सीखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसके बारे में, स्टैंडर्ड डिडक्शन पे हमें सीखने को क्या मिलने वाला है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में सिखाते हैं। ये नोट डाउन ध्यान से। ना, अब टॉपिक है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन पे बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है यार। स्टैंडर्ड डिडक्शन बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या होता है कि यार देखो, जनरली क्या होता है, एक घर है। अब घर के अंदर रोज 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 कहीं ना कहीं, हर महीने कहीं ना कहीं खर्चे चलते रहते हैं। कभी कोई स्विच खराब हो गया, कभी कोई दरवाजा खराब हो गया, कभी टैंकी खराब हो गई, कभी मोटर खराब हो गई, ये सारे खर्चे चलते रहते हैं, हाँ या ना। अब अगर ये सारे खर्चे कंसीडर करने लग जाएं, अगर हम ये सारे खर्चे कंसीडर करने लग जाएं, तो फिर तो हो गया काम, फिर तो दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे में तो फिर हमें कभी टैक्स नसीब ही नहीं होगा, लोग नकली 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 झूठे मूठे खर्चे बना के डाल देंगे। भाई ऐसे में तो टैक्स कभी नसीब ही नहीं होगा, तो फिर क्या करें, क्या करें। तो गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया, उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन रख दी। उन्होंने कहा भाई तेरा खर्चा ₹1,00,000 का हो, या तेरा खर्चा 10,000 का हो, या तेरा खर्चा ₹1,00,000 का हो, या तेरा खर्चा 10,000 का हो, जितने का भी हो, हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी? एट द रेट 30% ऑफ एनएवी। जो तेरी एनएवी है, एनएवी मतलब नेट एनुअल वैल्यू, हम उसका 30% माइनस कर देंगे। अब खर्चा हुआ हो
या ना हुआ हो, खर्चा हुआ हो या ना हुआ हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। लेकिन एक नोट ध्यान रखें, मैं थोड़ा सा फिर अगर NAV इज नेगेटिव, अगर NAV नेगेटिव है देन नो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड, तो किसी प्रकार की कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। अगर NAV नेगेटिव है तो कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नॉट अलाउड। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, देखो प्रूफ प्रूफ मान लो GAV जो है वो 1 लाख है उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस आपने कुछ हद से ज्यादा पे कर दिए, आपने पे कर दिए 1.5 लाख, फ्यूचर के भी अभी पे कर दिए, तो ये तो 50,000 नेगेटिव हो गया। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन देने का मतलब है कि खर्चा और मिल जाएगा, तो गवर्नमेंट का तो लॉस और बढ़ जाएगा, तो गवर्नमेंट का तो नुकसान है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई नहीं करती। इसका मतलब अगर NAV नेगेटिव आ जाता है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। अगर NAV नेगेटिव आ जाता है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, देन नो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड। यहां तक पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चे? तो बस स्टैंडर्ड डिडक्शन में छोटी सी कहानी ये थी कि सर 30% ऑफ NAV आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, अगर NAV नेगेटिव है तो कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं होती। प्रूफ कैसे किया मैंने, GAV 1 लाख निकली, मान के चल रहे हैं GAV 1 लाख है, म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो आपने 1.5 लाख रुपए पे कर दिए। म्युनिसिपल टैक्सेस 1.5 लाख कैसे हो गए, क्योंकि ये पिछले सालों के पेंडिंग थे, कुछ करंट ईयर के थे और कुछ आपने फ्यूचर के भी पे कर दिए, तो डिडक्शन तो एक साथ मिल गई सारी, तो NAV नेगेटिव होगी। NAV क्या होगी, नेगेटिव, तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन NAV के नेगेटिव होते ही स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। यहां तक एक बार नोट डाउन कीजिए। अब आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन तक भी टॉपिक आपका डन हो गया। इसका मतलब आपने GAV के बारे में सीख लिया सारा कुछ, म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में सीख लिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है ये भी पता लग गई आज आपको। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। सर इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रू मायने में, सही मायने में बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है, बट इससे पहले मैं आपको कुछ एक चीज बताना चाहूंगा, 2 टॉपिक बताना चाहूंगा आज की क्लास में। सबसे पहला टॉपिक है अनरियलाइज्ड रेंट। सर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है जो रेंट रिकवर नहीं हो सकता, रेंट नॉट एबल टू रिकवर, जो रेंट रिकवर नहीं हो सकता, जो रेंट रिकवर नहीं हो सकता सर उसे हम अनरियलाइज रेंट कहते हैं, रेंट नॉट एबल टू रिकवर ड्यू टू, क्या रीजन है, या तो जो टेनेंट है इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब टेनेंट जो है वो दिवालिया घोषित हो गया, या फिर डेथ ऑफ टेनेंट, टेनेंट की मौत हो गई,
टेनेंट मर गया, या वेकेटेड द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी छोड़ गया और गायब हो गया। कहते हैं टेनेंट या तो इंसॉल्वेंट हो गया, या उसकी डेथ हो गई, या वो प्रॉपर्टी छोड़ के कहीं और चला गया और उसने अभी तक आपको रेंट नहीं दिया। आप उम्मीद लगा के बैठे थे रेंट मिलेगा, लेकिन आपको रेंट नहीं मिला। यू आर नॉट एबल टू रिकवर रेंट, नॉट एबल टू रिकवर। जो रेंट रिकवर नहीं हो पाता उसे हम अनरियलाइज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अनरियलाइज रेंट। क्या कह देते हैं बच्चे? अनरियलाइज। जो रेंट रिकवर नहीं हो पाता उसे हम अनरियलाइज्ड रेंट कहते हैं। जो रेंट रिकवर नहीं हो पाता उसे हम अनरियलाइज रेंट कहते हैं। अनरियलाइज रेंट। कहते हैं सर रिकवर नहीं हो पाया, अनरियलाइज रेंट कह दिया। अब इसका करते क्या है हम? इसको इनकम टैक्स में यानी कि इस चैप्टर में कहां कंसीडर करते हैं? देखो सर, कहते हैं द सेम शैल बी reduced from actual rent, or it can be reduced from GAV। मतलब ये दो ऑल्टरनेटिव है, ये दो ऑल्टरनेटिव है। या तो एक्चुअल रेंट में से रिड्यूस कर लो, या फिर रिड्यूस फ्रॉम जीएवी। या तो जीएवी में से रिड्यूस कर लो। किस में से रिड्यूस कर लो? जीएवी में से। दोबारा बोल रहा हूं, या तो एक्चुअल रेंट में से रिड्यूस कर लो, क्योंकि रिकवर तो हुआ नहीं, नहीं तो जीएवी निकाल लो, उसमें से रिड्यूस कर लो। अब मैं आपको फाइनल बता रहा हूं क्या करना। ये वाला तरीका चुनना, एज पर इनकम टैक्स रिटर्न। एज पर इनकम टैक्स रिटर्न आप ये वाला ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे। इट कैन बी रिड्यूस फ्रॉम जीएवी, यानी कि एज पर इनकम टैक्स रिटर्न। एज पर इनकम टैक्स रिटर्न, अगर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बात करें, रिड्यूस फ्रॉम जीएवी, रिड्यूस फ्रॉम जीएवी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जैसे निकालते थे निकाल लेना। जितने महीने का रेंट नहीं रिकवर हुआ वो लिखा मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर ये चीज लिखी मिलेगी आपको, कितने महीने का रेंट आपका रिकवर नहीं हुआ। एज पर इनकम टैक्स रिटर्न उसे रिड्यूस कर देना। उसे क्या कर देना? रिड्यूस फ्रॉम जीएवी, जीएवी में से रिड्यूस कर देना। तो इसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। देखो नेक्स्ट पेज पे आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालोगे। आप क्या निकालोगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इसमें से माइनस कर दीजिएगा अनरियलाइज्ड रेंट। क्या माइनस करना है? अनरियलाइज्ड रेंट। जितने महीने का रेंट रिकवर नहीं हुआ, तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही आएगी, लेकिन नाम होगा एडजस्टेड। क्या होगा बच्चे? एडजस्टेड। दोबारा बोलते हैं, नाम क्या होगा? एडजस्टेड। साफ साफ लिख देता हूं, एडजस्टेड। ठीक है जी। अब उसके बाद आगे वही कहानी है, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस ये करने के बाद वही एनएवी सर, वही फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सारी चीजें आगे सेम टू सेम चलती जाएंगी। हालांकि मेरे को इसकी नीड नहीं थी बताने की, बट फिर भी आपको एक हौसला देना था, वो दे दिया। नाउ बच्चे यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये था अनरियलाइज रेंट का कॉन्सेप्ट। किसका था बच्चे? अनरियलाइज रेंट। नाउ
एक कॉन्सेप्ट और आपके सामने रख रहा हूं, वो है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है? कहते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है, एक नया पेज ले रहा हूं, देखो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, सम टाइम द अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी रिकवर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अनरियलाइज रेंट रिकवर हो जाए। हो सकता है यार, मान लो टेनेंट की डेथ नहीं हुई थी, टेनेंट इनसॉल्वेंट हुआ था। क्या हुआ था बच्चे? इनसॉल्वेंट। अगर टेनेंट इनसॉल्वेंट हुआ था, कभी तो उसकी स्थिति ठीक होगी, वो उसने कौन सा कुछ कर लिया अपने आप को, वो अपना दूसरा काम शुरू कर दिया, धीरे धीरे करके कर्जा उतारेगा, धीरे धीरे करके पेमेंट करेगा, पेमेंट धीरे धीरे करके पेमेंट कर रहा है, अगला शरीफ बंदा है, तो अनरियलाइज रेंट रिकवर हो जाता है। मान लो सम टाइम अनरियलाइज रेंट शैल बी रिकवर इन लेटर ईयर्स, इन लेटर ईयर्स, देन क्या करें? इट शैल बी added into the income from house property. It shall be added into the income from house property in the year in which it is received, in the year in which it is received। कहता है कभी कभी अनरियलाइज रेंट जो है वो रिकवर हो जाता है आने वाले सालों में, तो उसे इग्नोर थोड़ी कर दोगे, उसको पहले आप माइनस कर चुके होगे, आप उसे अपनी इनकम में से हटा चुके होगे, लेकिन जिस ईयर में रिकवर हुआ है उस ईयर में उसे फिर ऐड कर दो, उस ईयर में उस रेंट को क्या कर दो भाई? ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा? रिकवरी हो गई। जिस चीज पे पहले टैक्स नहीं दिया था, जिस चीज पे पहले टैक्स नहीं दिया था, उस चीज पे अब आपने टैक्स पे कर दिया, तो अब आप इसको बुक्स में कैसे शो करोगे? देखो यहां देखो, आप मान लो 2021 की डेट का बना रहे हो, 2021 का डाटा बना रहे हो, एक एजम्पशन, एक इमेजिनेशन ले रहे हो। आपने 2021 में जीएवी निकाला, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस किए, ये एनएवी आ गया। अब इस एनएवी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने माइनस करी। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने का मतलब क्या था? अब आपने इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस किया। ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। क्या आ गया बच्चे? इनकम फ्रॉम जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस, फिर एनएवी आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब माइनस करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। अब जो अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ था, अनरियलाइज्ड, मैंने मेन ये समझाना था, अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर, अब आप इसको यहां ऐड कर दो, ये आपकी टोटल इनकम आ गई। इसका मतलब यहां देखो, अनरियलाइज्ड रेंट ऐड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है इनटू द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। जिस ईयर में वो रिसीव हुआ, 2021 में, 2022 में होता तो 2022 में ऐसा करते। तो जिस ईयर में अनरियलाइज रेंट रिकवर होता है, दोबारा बोलो वीडियो देखते देखते, जिस ईयर में अनरियलाइज रेंट रिकवर होता है, उस ईयर में हम उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड। जिस ईयर में अनरियलाइज रेंट रिकवर होता है, उस ईयर में हम उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चे? तो आज की क्लास में आपको इतने टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर लिए, कुछ पुराने थे और कुछ आज लेटेस्ट थे। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके साथ इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात करूंगा। सारे पॉइंट एक बार दोबारा से देख लो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया, फॉर्मेट से स्टार्ट किया,
अभी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं कंसीडर किया। फिर हम जीएवी कैलकुलेशन पे आ गए, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5। हमने टोटल 5 केसेस भी तैयार कर लिए, टोटल 5 केस से तैयार हो गए सर। उसके बाद हमने 5 केस के बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस के बारे में बातचीत करी आज की क्लास में। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में सीखा, अनरियलाइज रेंट किसे कहते हैं वो सीखा, और अनरियलाइज रेंट को कैसे शो किया जाता है वो सीखा। फिर हमने बात करी रिकवरी की। किसकी बच्चे? रिकवरी। यहां से वर्ड हटा देता हूं क्योंकि मैंने नेक्स्ट पेज पे पूरा साफ साफ फॉर्मेट कर ही दिया है। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। फिर हमने रिकवरी की बात करी, रिकवरी आपने देख ली कैसे ऐड बैक करी जाती है। तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो इंटरेस्ट ऑन लोन से आगे बढ़ेंगे और फिर प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इस चैप्टर की थ्योरी तो सर कंप्लीट है, इसमें और कोई थ्योरी नहीं है। थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट है, इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल आता है, बट प्रैक्टिकल आपको तभी करना आएगा जब आपको थ्योरी की नॉलेज होगी। ये सारे पॉइंट्स आप याद करके बैठिएगा नेक्स्ट क्लास में प्लीज, ठीक है जी। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।